प्रभात एग्जाम के वीकली करंट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। जापान में हुआ क्वाड सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी ने टोक्यो में क्वाड नेताओं से की मुलाकात। बैठक में वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट हुई जारी। सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुए कई नए खुलासे। भारत कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति की 7वीं बैठक में 2 समझौता ज्ञापनों पर किया गया नवीनीकरण। फ्रंट रनिंग वाली धोखाधड़ी पर बारीकी से नजर रख रहा सेबी। फंड हाउसिंग और ब्रोकरेज फर्मों पर कसेगी नकेल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 25 मई को होने वाली अपने दूसरे व्यक्तिगत क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो की यात्रा की और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान नेताओं ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, दुष्प्रचार का मुकाबला, आतंकवाद का मुकाबला और मानवीय सहायता, आपदा राहत और अन्य पर गठित क्वाड पहल और कार्य समूहों की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही मुद्दों, प्रोत्साहन और आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की और भविष्य के सहयोग के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और दृष्टि प्रदान की। आइए जानते हैं क्या है क्वाड सम्मेलन। क्वाड सम्मेलन में हुई किन किन मुद्दों पर बात। जब से 2017 में क्वाड को फिर से खड़ा किया गया, तब से क्वाड ने चीन के मुद्दे पर कभी भी छिपकर काम नहीं किया है। इसने खुद को लोकतांत्रिक देशों का एक समावेशी समूह घोषित किया है, जिसका उद्देश्य समुद्र में नेविगेशन यानी जहाज़ों के खुलकर चलाने की स्वतंत्रता की रक्षा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मानवीय राहत में भाग लेना है। मंगलवार को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन और इससे पहले हुई द्विपक्षीय बैठकों ने चीन के मुद्दे को दुनिया में सबसे आगे कर दिया है और आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ एक अन्य प्रमुख मुद्दा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का चीनी समर्थन और फिर ताइवान पर चीनी आक्रमण की आशंका के साथ आया है। मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शिखर सम्मेलन में अपनी शुरुआती टिप्पणी में ही माहौल सेट कर दिया कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के शासन को जड़ से हिला दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को हमें किसी भी सूरत में इंडो पैसिफिक में नहीं होने देना चाहिए। अपनी इस बात से जापान के प्रधानमंत्री ताइवान पर चीनी आक्रमण के खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। आपको बता दें, इस महीने की शुरुआत में लंदन में किशिदा ने चेतावनी दी थी कि ताइवान पर चीनी आक्रमण जापान के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। वहीं इसी दौरान ताइवान पर टिप्पणी करते हुए जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले की निंदा की और ऐलान किया कि ये सिर्फ यूरोपीय मुद्दा नहीं है बल्कि वैश्विक मामला है। उन्होंने पुतिन का नाम लेकर पूरी दुनिया में मानवीय त्रासदी लाने के लिए उनकी निंदा की। इससे एक दिन पहले ही टोक्यो में बाइडेन ने ये कहकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनाई कि ताइवान को चीन के हमले से बचाने के लिए वह पूरी ताकत लगाना चाहेंगे। बाइडेन के इस बयान को ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में ज्यादा स्पष्टता के तौर पर देखा गया, क्योंकि अब तक अमेरिकी कानून के मुताबिक ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध था, लेकिन इसमें ताइवान को किसी तरह की सैन्य ताकत देने या अमेरिकी फौज का ताइवान के बचाव के लिए इस्तेमाल की नीति से बचना था। लेकिन मंगलवार को बाइडेन ने फिर अपने बयान से पीछे हटते हुए दावा किया कि उन्होंने जो कुछ ताइवान के बचाव के लिए कहा है कि वो अमेरिका की घोषित नीति से हटकर नहीं है। इस मौके पर ना तो प्रधानमंत्री मोदी और ना ही ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का कोई जिक्र किया। दरअसल दोनों ने ही क्वाड के घोषित एजेंडा क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन, सप्लाई चेन की मजबूती और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया। साफ है कि इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर में सुरक्षा के मसले पर क्वाड के देश पूरी तरह से एकजुट नहीं है। फिर भी जो संयुक्त बयान क्वाड ने जारी किया, उसको बारीकी से देखने पर पता चलता है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से उठी कुछ बुनियादी बातों पर सभी में सहमति है, जिसके बाद संयुक्त बयान ने यूक्रेन के मुद्दे को आगे बढ़ाया। समूह ने किसी भी देश की एक तरफा कार्रवाई की
प्रवृत्ति और यूक्रेन में दुखद संघर्ष का सामना करने के लिए एकजुट रहने का कड़ा संकल्प लिया। इसने मौजूदा मानवीय संकट और इसका इंडो पैसिफिक के लिए मायने का जिक्र किया। बयान में कहा गया है कि नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष पर सामूहिक रूप से चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर सहमत हुए। इस संदर्भ में बिना चीन का नाम लिए भी एक संदेश साझा बयान के जरिए दिया गया। क्वाड के नेताओं ने बयान में इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए धमकी या ताकत का इस्तेमाल किए बगैर शांति से सभी विवादों का समाधान, यथास्थिति बदलने के लिए किसी भी एक तरफा कोशिश का विरोध और नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। आपको बता दें, शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की घोषणा की। अमेरिका ने कहा कि 13 इंडो पैसिफिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। हालांकि आलोचक मानते हैं कि यह एक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खराब ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका FTA से बचना चाहता है। ओबामा प्रशासन ने इस क्षेत्र में अमेरिकी आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने के साधन के रूप में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP पेश किया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर हो गए। बचे हुए देश, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वियतनाम, सिंगापुर और 6 अन्य पैसिफिक देश हैं, ने संयुक्त रूप से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील समझौता किया। लेकिन बाइडेन प्रशासन का इस संगठन में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए विकल्प के तौर पर IPEF को लेकर वो आए हैं। इसे एक ऐसे प्रोग्राम की तरह पेश किया गया है जिससे बुनियादी ढांचा, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाया जाए। इसमें श्रम और पर्यावरण के मानकों को बेहतर करने का महत्वाकांक्षी एजेंडा भी है। इसके प्रत्येक सदस्य को यह चुनने की अनुमति होगी कि वे उन चारों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में डील करना चाहते हैं, और इसे वो बिना किसी दूसरे देश से कमिटमेंट के भी कर सकते हैं। कक्षा तीसरी, 5वीं की तुलना में 8वीं और 10वीं तक आते आते छात्रों में सीखने की क्षमता घट रही है। यह खुलासा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में हुआ है। इसमें भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में योग्यता आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित था। इसमें पाया कि जैसे जैसे बच्चे उच्च कक्षा में जाते हैं, छात्रों में सीखने की स्तर में गिरावट आती है। राष्ट्रीय स्तर पर 500 के स्केल में किए गए स्कोर में छात्रों का औसत प्रदर्शन उच्च कक्षाओं में घटने लगता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट बुधवार शाम को जारी की है। यह 3 साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में बच्चों की सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करती है। यह स्कूली शिक्षा प्रणाली के समग्र मूल्यांकन को भी दर्शाती है। इससे पहले पहली रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए देश भर में 12 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें देश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के छात्र शामिल हुए थे। इसमें कुल 34,01,158 छात्र और लगभग 1,18,274 स्कूलों के 26,824 शिक्षकों ने सर्वेक्षण में भाग लिया था। अधिकतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली प्रदर्शन की यह रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन पंजाब, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ की रिपोर्ट राष्ट्रीय औसत में बेहतर है। जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश भर में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के 3.4 मिलियन स्कूली छात्रों में से 38% ने कहा कि महामारी में उनकी शिक्षा के लिए कठिन चरण था, जबकि 24% ने कहा कि उनके घर पर डिजिटल उपकरणों की पहुंच ही नहीं थी। इसका अर्थ है कि लगभग 1/4 स्कूली छात्रों के पास घर पर डिजिटल उपकरण तक की पहुंच नहीं है। वहीं 80% बच्चों को लगता है कि वे अपने साथियों की मदद से स्कूल में बेहतर सीखते हैं। NAS की रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्कूल जाने वाले बच्चों में 48% बच्चे अपने विद्यालय पैदल जाते हैं। महज 9% बच्चे ऐसे हैं
जो स्कूली वाहनों का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में 18% बच्चे साइकिल से, 9% सार्वजनिक वाहनों से, 8% अपने दोपहिया वाहन और 3% छात्र अपने चौपहिया वाहन से स्कूल जाते हैं। हाल ही में 7वीं भारत कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति यानी JSTCC की बैठक में 2 समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया गया। आपको बता दें, वर्ष 2005 के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते के तहत भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कनाडा के प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद यानी NSERC और राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद कनाडा यानी NRC के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले भारत और कनाडा ने व्यापार एवं निवेश पर 5वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता आयोजित की, जिसमें मंत्रियों ने औपचारिक रूप से भारत कनाडा व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने और एक अंतरिम समझौते या प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जो दोनों देशों के वाणिज्यिक लाभ प्रदान कर सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर बैठक में क्या रही मुख्य विशेषताएं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर फिजिकल प्रणाली शामिल है। कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में भारतीय छात्र इस सहयोग से लाभान्वित होंगे। भारत और कनाडा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों से लाभान्वित होते हैं और संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार दोनों देशों के मध्य स्थापित संबंधों के प्रमुख स्तंभ हैं। वर्ष 2005 में किए गए समझौते की शर्तों के तहत कनाडा और भारत को शोधकर्ताओं एवं नवोन्मेषकों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 2 साल में बैठक आयोजित की जाती है और कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान और संबंधित प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ प्रौद्योगिकियां और पर्यावरण अनुसंधान, समुद्री एवं ध्रुवीय अनुसंधान, क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मानव क्षमता विकास व रिसर्च मोबिलिटी जैसे विभिन्न नए क्षेत्रों में अगली अवधि के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। बैठक में दोनों देश वर्ष 2022 से 2024 के लिए द्विपक्षीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी STI सहयोग को लेकर मुख्य प्राथमिकताओं की प्रगति की निगरानी जारी रखने पर सहमत हुए। आपको बता दें, भारत अन्य देशों के साथ अकादमिक और वैज्ञानिक संबंधों को सुगम बनाकर वैश्विक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास परिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत कनाडा सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे राजनीतिक। भारत और कनाडा संसदीय ढांचे एवं प्रक्रियाओं में समानताएं साझा करता है। अक्टूबर 2019 में आम चुनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमन के सांसद राज सैनी को कनाडा भारत संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 तक कनाडाई संसद में हाउस ऑफ कॉमन में भारतीय मूल के 22 सदस्य हैं। भारत में कनाडा की प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है। कनाडा के बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में महावाणिज्य दूतावास हैं। साथ ही अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता में व्यापार कार्यालय भी हैं। कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व ओटावा में एक उच्च आयोग और टोरंटो तथा वैंकूवर में वाणिज्य दूतावासों द्वारा किया जाता है। आर्थिक, भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर का है। भारत में 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की उपस्थिति है और 1000 से अधिक कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। कनाडा में भारतीय कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, स्टील, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग क्षेत्र में सक्रिय है। कनाडा को भारत फार्मा, लोहा एवं इस्पात, रसायन, रत्न एवं गहने, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर निर्यात करता है। चूँकि कनाडा ऊर्जा महाशक्ति है, जिसके पास यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज और उन्नत जल विद्युत प्रौद्योगिकी, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे विश्व के बड़े संसाधन हैं, इसलिए भारत कनाडा के साथ ऊर्जा के क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करता है। विज्ञान और तकनीक, IC इम्पैक्ट्स कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करता है। IC इम्पैक्ट्स पहला और एकमात्र कनाडा इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस है, जिसे कनाडा के नेटवर्क्स ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से समर्पित केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें कनाडा और भारत के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा ने शीत जलवायु अध्ययन पर ज्ञान एवं विज्ञान अनुसंधान के आदान प्रदान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत और कनाडा 1990 के दशक से मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष मिशनों हेतु जमीनी समर्थन प्रदान कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफल सहकारी और वाणिज्यिक संबंधों का अनुसरण कर रहे हैं। इसरो और कनाडीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स की सहायता से कनाडा के कई नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। इसरो ने वर्ष 2018 में लॉन्च किए गए अपने 100वें सैटेलाइट PSLV में श्रीहरिकोटा से कनाडा का पहला LEO सैटेलाइट भी लॉन्च किया। रक्षा क्षेत्र, भारत और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्रमंडल और G20 के माध्यम से घनिष्ठ सहयोग करते हैं। वर्ष 2015 में DRDO और कनाडा की सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच सहयोग पर एक आशय के व्यक्त पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार द्वारा आतंकवाद तथा हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने हेतु भारत व कनाडा के बीच सहयोग ढांचे के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। आतंकवाद के मुद्दे, विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह के ढांचे के माध्यम से पर्याप्त भागीदारी की गई है। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज फर्मों के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले संभावित फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए नए तरीके इजाद किए हैं। इसके लिए सेबी अपने डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा है। हाल के दिनों में सेबी को फ्रंट रनिंग की कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद सेबी उन सब की जांच कर रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है म्यूचुअल फंड और फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए क्या नया तरीका हुआ है इजाद। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड क्या है। कम रिस्क में अच्छे मुनाफे के लिए म्यूचुअल फंड निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय बाजार में निवेश के तमाम विकल्पों में से म्यूचुअल फंड ही एक अच्छा और टिकाऊ रिटर्न दे रहा है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में निवेशक म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खासकर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए इसमें निवेश करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जिन लोगों को बाजार की कम जानकारी है उनके लिए म्यूचुअल फंड एक सुरक्षित विकल्प है। म्यूचुअल फंड के जरिए न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि डेट, गोल्ड और कमोडिटी में भी लोग अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश की कई विकल्प बाजार में मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर फ्रंट रनिंग क्या है। दरअसल बड़े म्यूचुअल फंड हाउस में कर्मचारी किसी स्टॉक में पैसा डालने से पहले खुद उसमें पैसा डालते हैं, और जब बड़े फंड हाउस का पैसा लगता है तो शेयर ऊपर जाता है। जब शेयर ऊपर जाता है तो ये लोग अपना मुनाफा निकाल लेते हैं। यह एक तरह की धोखाधड़ी है। इसी कड़ी में एक्सिस म्यूचुअल फंड के भी 2 फंड मैनेजरों पर फ्रंट रनिंग का आरोप लगा है। सेबी इसकी जांच कर रही है। इसमें से एक फंड मैनेजर वीरेश जोशी को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बर्खास्त कर दिया है। एक्सिस MF की ओर से यह जानकारी दी गई है। जोशी की बर्खास्ती 18 मई 2022 से प्रभावी हो गई है। दूसरे आरोपी फंड मैनेजर दीपक अग्रवाल है, जो अभी निलंबित हैं। जानकारी के मुताबिक फ्रंट रनिंग करने वालों के द्वारा निवेशकों को स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए कीमतों की बोली बढ़ाकर या कीमतों को कम करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है। सेबी प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निरोध विनियम 2003 के तहत फ्रंट रनिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और इसे धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है। सेबी द्वारा इस कानून को फ्रंट रनर के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए कई बार लागू किया गया है। प्राथमिक बाजार के मोर्चा पर नियामक द्वारा नए जमाने की प्रौद्योगिकी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए प्रकटीकरण और अनुपालन अनिवार्यताओं में वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है। द्वितीयक बाजार सहभागियों के लिए सेबी द्वारा जिम्मेदार निवेश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे नए ग्राहक सट्टा बाजार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ ही इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की निगरानी तंत्र
फ्रंट रनिंग के उदाहरणों को उजागर करने के लिए सबसे उपयोगी तंत्र है। बाजार में रियल टाइम ट्रेडों को ट्रैक करने वाले निगरानी सॉफ्टवेयर बड़े निवेशकों और व्यक्तियों के बीच समान कारोबार पैटर्न्स को खोलने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और यह नियामक द्वारा फ्रंट रनिंग जांच का आधार बन सकते हैं। जांच में गड़बड़ी के कठोर सबूत मिलने पर सेबी को सूचना वाहकों और फ्रंट रनर्स के लिए और अधिक कठोर दंडों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते के वीकली करंट अफेयर्स। एनडीबी की 7वीं वार्षिक बैठक। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के लिए भारत की गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपाल और बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरत भी शामिल हुए। इस वार्षिक बैठक का विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बहुपक्षवाद के महत्व और आर्थिक सुधार के लिए वैश्विक सहयोग की भावना को रेखांकित किया। इस संबंध में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि एनडीबी ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए खुद को एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। साथ ही वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में उच्च विकास दर हासिल करना जारी रखेगा। हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश शामिल हैं। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF का उद्देश्य आने वाले दशकों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संबंधों को मजबूत करना है। यह अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक मजबूत और समायोजी अर्थव्यवस्था सृजित करेगा। ये देश साथ मिलकर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम तय कर रहे हैं, जिसमें उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से विकसित होंगी। शिरुई लिली महोत्सव। हाल ही में मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जाता है। 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा उखरुल जिले के सुरुई गांव में किया गया। यह त्योहार अप्रैल और मई के आसपास आयोजित किया जाता है, क्योंकि यह सिरुई लिली के खिलने का समय होता है। यह फूल केवल मणिपुर के उखरुल जिले में पाया जाता है और इसे विश्व में कहीं भी नहीं उगाया जा सकता। आपको बता दें, इस पुष्प की खोज मणिपुर में वर्ष 1946 में अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रैंक किंगडम वार्ड द्वारा की गई थी। भारत ड्रोन महोत्सव 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जो 27 और 28 मई को आयोजित किया गया। महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, महोत्सव में अन्य कार्यक्रमों के अलावा ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र का वर्चुअली वितरण, उत्पादों की लॉन्चिंग, पैनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन आदि को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, ड्रोन महोत्सव 27 से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन ऑपरेटर से बातचीत की। उन्होंने डिजिटल तौर पे 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किए। महोत्सव में सरकारी अफसर, विदेशी डिप्लोमेट्स, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल हाल ही में बायोटेक संशोधनकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल यानी बायो RRAP लॉन्च किया गया। बायो RRAP पोर्टल देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए नियामक अनुमोदन की मांग करने वाले सभी लोगों की जरूरत पूरी करेगा और इस प्रकार ईज ऑफ साइंस के साथ साथ ईज ऑफ बिजनेस के लिए भी एक बड़ी राहत प्रदान करेगा।
जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्त प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के रूप में यह गठबंधन पिछले साल जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी संकल्प पंचामृत को पूरा करने के लिए इस अभियान में सरकार, व्यापार जगत और अन्य पक्षकारों को शामिल किया जाएगा। प्रबंधन सलाहकार संस्थान KRNA और भारतीय विचार मंच ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहयोग से यह गठबंधन नेताओं को जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेगा। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिर्देशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित आशा कार्यकर्ताओं की टीम के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में आशा कार्यकर्ता और उनका समर्पण एवं दृढ़ संकल्प सराहनीय है। भारत में 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का समूह है। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने तथा ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। आपको बता दें, ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड के पुरस्कार विजेताओं का फैसला WHO के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। द अवध क्वाड्रेंट का मंच। चीन की राजधानी पेइचिंग में भारतीय दूतावास और हांगकांग, शंघाई और ग्वांगझोउ में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 के संघर्ष पर आधारित नाटक द अवध क्वाड्रेंट का मंच किया। इस अवसर पर अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 के संघर्ष पर आधारित नाटक द अवध क्वाड्रेंट का मंचन किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आजादी के अमृत महोत्सव इंडिया @75 का उद्घाटन किया था। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यातव्य है कि ये कार्यक्रम आगामी 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व से आयोजित किए जा रहे हैं। बोंगो सागर अभ्यास। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण पोर्ट मोनगाल बांग्लादेश में शुरू हुआ। यह एक वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण 2020 में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास और संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से उच्च स्तर की अंतर संचालियता और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज कोरा, निर्देशित मिसाइल, क्वारवेट, मुमेद और अब तटीय गश्ती पोत है। बांग्लादेश की नौसेना के प्रतिनिधित्व BNS आबू उबेदा और अली हैदर कर रहे हैं। ये दोनों गाइडेड मिसाइल फ्रोगेट है। कैप्टन अभिलाषा बराक को कॉम्बैट एक्टिवेटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है। वे इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन अभिलाषा ने ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कैप्टन अभिलाषा को इसके बाद कॉम्बैट एक्टिवेटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप में शामिल किया गया है। आपको बता दें, 15 महिला अधिकारियों ने आर्मी एविएशन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। हालांकि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट एवं मेडिकल के बाद केवल 2 अधिकारियों का ही अंतिम रूप से चयन हो पाया। आर्मी एविएशन कोर या सेना विमानन कोर भारतीय सेना का एक घटक है, जिसका गठन 1 नवंबर 1986 को किया गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।